क्या गाना याद आ गया, भीगा भीगा। वाह वाह वाह, ऑटो ट्यून। आज हम ऑटो ट्यून की बात लाजमी करेंगे। नेचुरल जो कंपोनेंट है वो है बादल का होना और उसके साथ मुनासिब नमी का होना। जितना कराची देखा है वो सारा कूड़े से ढका हुआ देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक फैसिलिटी अलोन पूरे कराची का कचरा नहीं मैनेज कर सकती। हमारे बाइक्स इतने ट्रांसपेरेंट हो गए हैं कि कुछ भी छोटी मोटी सी भी कोई गलती होती है ना तो वो इतनी बड़ी हमें सुनाई देती है। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, उस पर जो कंप्यूटर में एरर आ जाएगा। हाय हाय, ओए ओए, ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। जी आया नो, बखैर आगले भली करे आया। वर्षद के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सोनिया सुंदस और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा। भाई आज की अच्छी बात है और वो ये कि रिश्तों से बढ़ के कोई दौलत नहीं होती, लेकिन छोटी छोटी बातें जो दिल में हम रख लेते हैं अक्सर इन रिश्तों की अफादियत जो है ना उसको ज़ायल कर देती है। एब्सोल्युटली। तो लोगों के दिल आप साफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपना दिल तो साफ रख सकते हैं ना, ये तो आपके अपने इख्तियार में है। तो दिल साफ रखिए, अपनी इंटेंशंस प्योर रखिए और अपनों को अपनाइए। कभी कभी दिल इख्तियार में नहीं भी रख सकते आप, हो जाता है ऐसा, कभी Oh my कभी God. ऐसा हो जाता है। सुबह सुबह क्या ही हम दिसंबर की बात करें, अभी नवंबर शुरू हुआ है, दिसंबर की बात दिसंबर में करेंगे। मुझे अभी क्या गाना याद आ गया, भीगा भीगा। वाह वाह वाह, ऑटो ट्यून। आज हम ऑटो ट्यून की बात लाजमी करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, लाहौर के दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक, ग्रीन लॉकडाउन नाफिज, फिजाई आलूदगी के जिम्मेदार भारत से भी क्लाइमेट डिप्लोमेसी का फैसला। गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दामात, वक्त की अहम जरूरत। कराची का कचरा वो मसला जो हल होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्या इसका कोई मुस्तकिल हल है भी या नहीं? मुनज़्ज़म सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट होती कैसे है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। ताजिर दोस्त स्कीम की ताजिरों से दूसरी नहीं हो पा रही, मसला क्या है? क्यों FBR ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में मुसलसल नाकाम है? ताजिर रहनुमा नईम मीर आज होंगे हमारे मेहमान। और आयमा बेग ऑटो ट्यून गुलकारा हैं। सारा रजा खान के बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, लेकिन ये आखिर ऑटो ट्यून होता क्या है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। एंड टू योर सरप्राइज, आज हम पॉलिटिक्स से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आज हम सियासत से स्टार्ट नहीं कर रहे। उससे भी एक बहुत बड़ा मसला है, वो है लोगों की सेहत का, और वो जुड़ा हुआ है मौसम से, और मौसम में बहुत ज़्यादा ख़राब, और उसकी वजह से गुज़िश्ता चंद रोज़ से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है वो सर फहरिस्त है, या फिर पहले या तीसरे नंबर पर हो रहा है। चला कहीं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। मेरे को ऐसी अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ये शहर में फ़िज़ाई आलूदगी या स्मॉग की सतह जो है वो ख़तरनाक हद तक ज़्यादा है, ऐसा ही है ना कि नहीं? एब्सोल्युटली। अच्छा, पीर को तो ये रिकॉर्ड 700 AQI से तजावुज़ कर दिया था, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। हाँ, अब 200 से नीचे आ गया, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि फ़िज़ा में वो पार्टिकुलेट मैटर्स अभी भी मौजूद हैं जिनकी वजह से ये AQI दोबारा ऊपर जा सकता है। अब इसके लिए हुआ ये है, इस इंडेक्स को नीचे लाने के लिए पंजाब हुकूमत ने लाहौर के 10 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। हुकूमत की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ग्रीन लॉकडाउन के इलाकों में चिंची रिक्शों और भारी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी होगी। सरकारी और निजी इदारों की बड़ी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की पार्किंग्स को भी इन इलाकों से निकाला जाएगा, जबकि दफातर में हाइब्रिड डोरकिंग यानी कि घर से काम के हुसूल जैसे इकदाम शामिल होंगे। हुकूमत पंजाब का ये भी कहना है कि जो शादी होती है रात तक चली जा रही है 12-12 बजे तक, उसमें भी कमी आई है। 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। लाहौर में 10 बजे बंद हो जाती हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। लेकिन अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। अफजाल, 10 इलाके गालबन बताए गए हैं कि जहाँ पे ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है, उसमें डेविस रोड है और दीगर एरियाज़ हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? सुबह का आगाज़ हुआ है, लाहौर की फ़िज़ा क्या बता रही है? जी बिल्कुल, लाहौर में स्मोक जो है वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है और आज मुसलसल दूसरा रोज़ है
के लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है और इसी वजह से महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने जो है वो ग्रीन लॉकडाउन नाफिज किया है कुछ इलाकों में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिमला पहाड़ी के इलाके में जहाँ पर ग्रीन लॉकडाउन नाफिज है। शिमला पहाड़ी के इतराफ़ में जितनी भी सड़कें हैं, एम्प्रेस रोड, एडर्टन रोड, डेविस रोड, इन तमाम सड़कों पर ग्रीन लॉकडाउन नाफिज है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो मोटरसाइकिल, रिक्शे और इसके साथ साथ कमर्शियल यूज़ के लिए जनरेटर्स जो हैं वो चलाने पर पाबंदी है इन इलाकों में और साथ ही साथ जो है तामीराती कामों पर यहाँ पर पाबंदी है। रात 8 बजे के बाद कोई भी बारबेक्यू पॉइंट जो इन इलाकों में है वो नहीं खुल सकेगा और इसके साथ साथ ऐसे फूड पॉइंट्स जो ओपन हैं और वो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं उन पर भी इन इलाकों में पाबंदी जो है वो लगाई गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कहा गया है कि इन इलाकों में जो है वो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अलावा कोई भी शख्स झाड़ू नहीं लगाएगा और जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला है वो भी पहले पानी का छिड़काव करेगा और उसके बाद झाड़ू लगाया जाएगा। अगर बात की जाए सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की जो कि महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मिनिस्टर भी हैं, उनका ये कहना है कि आज से जो है स्पेशल बच्चों के स्कूलों को भी बंद किया गया है और उन्होंने ये कहा है कि ये तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है कि अगर फ़ज़ाई आलूदगी कंट्रोल नहीं होती तो प्राइमरी एंड प्राइमरी स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके स्कूल्स भी बंद किए जा सकते हैं। अफजल, जैसा कि आप बता रहे थे वो छोटे छोटे जो स्टेप्स लिए गए हैं। अच्छा, क्लाइमेट डिप्लोमेसी की भी बात की जा रही है, ज़रा उस पर भी बताइएगा क्योंकि पंजाब जो भारतीय पंजाब है उससे भी बहुत ज़्यादा आलूदगी यहाँ पे आती है। उस हवाले से क्या स्टेप्स लिए जाएंगे? जी फैसल, जैसा कि महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात काफ़ी कंसर्न है इस हवाले से और वो गुज़िश्ता माह से जो फ़ज़ाई आलूदगी है लाहौर की वो उसमें दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। तो जो सीनियर वज़ीर हैं मरियम औरंगज़ेब वो भी इस हवाले से काफ़ी कंसर्न हैं। उन्होंने कई जो मीटिंग्स हैं वो चेयर की और जो पंजाब में और बिलखसूस लाहौर के मज़ाफ़ात के इलाकों में जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो भट्टे हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में क्रैकडाउन्स किए गए हैं। जो भट्टा मालकान हैं उनके ख़िलाफ़ FIRs का इंदराज किया गया है। इसके साथ साथ जो है वो अब जो गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ा स्टेप देखने में आया कि ग्रीन लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया गया है शिमला पहाड़ी के इलाके में। और आज के अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 है, जबकि इस जगह पर जिस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिमला पहाड़ी में, यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 है। यानी ग्रीन लॉकडाउन नाफिज हो चुका है। हुकूमत अपनी तरफ से मेजरमेंट्स ले रही है लेकिन इसके बावजूद इस इलाके का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आज भी 322 है। इन इलाकों में हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी है, हैवी ट्रैफिक इन इलाकों में दाखिल नहीं हो सकेगी। इसके साथ साथ जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं जो कि फ़ज़ाई आलूदगी में सबब बनते हैं, फ़ज़ाई आलूदगी का बहुत बड़ी तादाद में, उनके भी इन एरियाज़ में जो है वो पाबंदी है दाखिले पर। इसके साथ साथ तामीराती कामों पर जो है वो पाबंदी नाफिज की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो स्पेशल बच्चों के जो स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ठीक है अफजल, आप हमें अपडेट कर और जहाँ पे आप मौजूद हैं वहाँ पे इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 322। एक बार फिर शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, कहीं 208 है जहाँ पे ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है, वहाँ 322 पर इस वक्त AQI है। आने वाले दिनों में मज़ीद ख़राबी की सूरत हाल है? देखिए अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इतना खराब था और वो कल रात में थोड़ी सी हवा चलने से वो बेहतर हुआ। तकरीबन 200 एयर क्वालिटी इंडेक्स में 200 की कमी आई, लेकिन अगले 2-3 दिन में भी हल्की सी विंड है अपर लेवल पे, जैसे ये बेहतर रहेगा। ये 3 तारीख से जो है विंड रुक जाएगी, उससे फिर अगले 2-3 दिन जो है इसमें फिर इजाफा हो जाएगा। गवर्नमेंट में बड़े अच्छे इकदाम कर रही है लेकिन उससे फर्क तो पड़ेगा। लेकिन क्योंकि 1 महीना पूरा हो गया, बारिश नहीं हुई, हवा भी नहीं चलती, तो उस वजह से जहां एमिशन होती है उसी जगह पे अकोमोलेट हो रही है। और कुछ पिछले दिनों में इंडिया की तरफ से विंड चली, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी 500-600 से बढ़ गया।
तो आने वाले तकरीबन एक हफ्ते में बारिश का कोई इम्कान नहीं, ना ही कोई विंड चलने का। 1-2 दिन के बाद इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स और खराब होने के चांसेस है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो ग्रीन लॉकडाउन लगाया उससे किसी हद तक कमी आएगी, जो बहुत सीवियर हद तक उसकी लिमिट एयर क्वालिटी इंडेक्स की चली गई थी, उस पर तो कमी आएगी। लेकिन ये फिर भी हालात खराब भी रहेंगे और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है तो वो काफी हद तक खराब रहेगा। अब लोगों को जो गवर्नमेंट ने वैसे शायद साहब लाहौर के अलावा जो रीजन्स हैं और कौन कौन से इलाके हैं जिससे मुतासर होंगे, और अभी तक भी कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो कि मुतासर हो, शदीद मुतासर हैं? जी, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है और पोल्यूशन है, ये लाहौर से लेकर मुल्तान तक पहुंच गया है। और इधर जो है गुजरावाला, सियालकोट डिस्ट्रिक्ट, हाफिजाबाद, फैसलाबाद और शेखुपुरा, कसूर, इन 5-6 जिला में ये है इंतहाई खतरनाक है। और आने वाले दिनों में भी इसमें से कोई बहुत रिलीफ नहीं आने वाला, क्योंकि ना तो बारिश है और ना ही हवा चलेगी। और एक ऑप्शन हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जिसके इंतजाम किए हुए हैं मसनूई बारिश के, तो वो भी उस वक्त मुमकिन होगी कि अगर कल बारिश बादल होंगे और उसमें एक खास मकदार तक नमी होगी। तो अभी आर्टिफिशियल रेन का भी जो है कोई बहुत अच्छा चांस नहीं अगले दिनों में बन रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो कंपेन शुरू की है कि लोग एहतियात करें, मास्क इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से बाहर निकलने से एहतियात करें, तो यही एक वक्ती तौर पे हल है कि जिससे आप अपने आपको इस खतरनाक सूरत हाल से और बीमारियों से बचाया जा सकता है। शाहिद साहब, आपने आर्टिफिशियल रेन का जिक्र किया, अगर तो उसकी तरफ जाते हैं, एक तो ये कि उसके लिए क्या करना पड़ता है, हालात कितने कंड्यूसिव हैं इस वक्त या नहीं हैं, कैसे कंड्यूसिव बनाने पड़ते हैं, और अगर सब कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो आर्टिफिशियल रेन से कोई फ़ायदा हो सकता है? जी, आर्टिफिशियल रेन के पिछले साल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आपने और हमारी निगरानी में हुई थी, और इस साल क्या गवर्नमेंट ने बाकायदा उसके लिए फंड भी रखे हैं, सारे इंतजाम किए हैं। सफारको है, PCSIR है, हमारा डिपार्टमेंट है, आर्मी एविएशन है, बाकी सबको ऑन बोर्ड लिया हुआ और तैयारियां मुकम्मल है, फंड भी बाकायदा है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अगर उसके लिए नेचुरल जो कंपोनेंट है वो है बादल का होना और उसके साथ मुनासिब नमी का होना, वो जब भी अवेलेबल होंगे तो गवर्नमेंट ये ट्रायल भी कर लेगी। लेकिन उसका वक्ती तौर पे तो अफाका होगा जिन इलाकों में होगी, को बहुत वसी इलाकों में उसका चांस नहीं होता। अगर बहुत वसी इलाकों में बादल होंगे तो वो नेचुरली बारिश वैसे ही हो जाएगी। तो वो जब पॉसिबल होगा आने वाले एक हफ्ता 10 दिन में, तो ऐसा नहीं लगता, तो वो गवर्नमेंट जरूर इस ऑप्शन को भी ट्रायल करेगी और उससे वक्ती तौर पे या चंद दिनों के लिए तो बेहतरी आएगी, एक दफा तो फजा जो है साफ हो जाएगी। तो ये ऑप्शन भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बिल्कुल रेडी रखा हुआ है, उसकी सारी तैयारियां मुकम्मल है, सारी कंसल्टेंसी और टेक्निकलिटी। वैसे शायद साहब, ये जो ग्रीन लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जो लघवी गैस का इतलाक हो जाना चाहिए, हो जाएगा बल्कि, और आपको ऐसा लगता है कि इससे हकीकतन फ़ायदा होगा, स्मॉग कम होगी? जी बिल्कुल, लाहौर में कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई खराब होता है, जिसमें से शिमला पहाड़ी के इर्द गिर्द के इलाके जहां इन्होंने ग्रीन लॉकडाउन लगाया और कुछ और है। उसमें डेफिनेटली जब होगा तो उन इलाकों में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दूसरे शहर के बराबर या होगी, तो वो जो इंतहाई खतरनाक है 500 से भी बढ़ी हुई है, तो वहाँ जो है वो डेफिनेटली इस लॉकडाउन से 100-200 जो है उसके पॉइंट की कमी आएगी और किसी हद तक तो उसमें रिलीफ मिलेगा। और जब आप एक हफ्ता या 4 दिन करेंगे तो वो उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें डेफिनेटली जब हमेशा रुकेगी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलेटिवली बेहतर तो होगा। अच्छा शाहिद साहब, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके 30% अगर हम जिम्मेदार हैं, 70% पड़ोस से हम अफेक्ट हो रहे हैं। अभी रिसेंटली वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ ने क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात की है। आपको लगता है कि ये सबसे अहम वे फॉरवर्ड हो सकता है? बिकॉज हम धान की फसल यहाँ भी जलती है, स्टेबल वहाँ भी जलता है, फिर वहाँ जो होली का फेस्टिवल अभी होगा तो उससे जो जितनी आतिशबाजी, जितना धुआं होता है वो कहते हैं नाकाबिल यकीन होता है। तो इस पे जल्द से जल्द काम होना चाहिए। दोनों पंजाब जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन हमारे जितने ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिससे हम हैं, इंडिया है, इनका एक ही मसला है कि एक तो ये है कि जो हम प्लानिंग करते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ फाइनेंसेस आ जाते हैं, कुछ लोगों के रवैये आ जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट लेवल पे उतनी सख्ती नहीं होती, तो उससे इंडिया भी कई सालों से, अब नहीं कई सालों से इसको सफ़र कर रहा है
तो जब हम वो उसको उतना बेहतर नहीं कर सके अपने एरिया में, इंडिया भी नहीं कर सका, तो ये मुश्किल तो होगा, लेकिन कोशिश की जाए तो इसमें से किसी हद तक कमी तो लाई जा सकती है। लेकिन ये कि कुछ कंट्री जो है उनके पास फाइनेंशियल का मसला नहीं होता। अगर हमें एक सजेशन दी जाती है, पिछले साल चाइना की टीम भी आई थी कि लाहौर से बहुत सारी इंडस्ट्री जो है उसको बाहर शिफ्ट किया जाए। अब उसको शिफ्ट करने के लिए जितनी चीजें चाहिए, ना इंडिविजुअल शिफ्ट करने के लिए उसको तैयार है, ना गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी अमाउंट होती है कि उसको कंपनसेशन दे के बाहर शिफ्ट करा दे। सही। तो ये कुछ फाइनेंशियल के प्रॉब्लम है, कुछ हमारे रवैयों का भी प्रॉब्लम है, लेकिन कोशिश की जा सकती है उसे किसी हद तक कमी तो बिल्कुल आएगी। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट पंजाब शाहिद अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस हिसाब से लाहौर का मौसम ख़राब होता जा रहा है। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स अपनी जगह, लेकिन जो एक साल का इशू है, जो कि धान की फसल जब जलाई जाती है और उससे जितना जो मामला ख़राब होता है, मेरे ख्याल से इस पे अब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ। और साथ में भी दिवाली का त्यौहार जो है उनका चल रहा है हिंदू कम्युनिटी का, तो सोने पे सुहागा वाली बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है फैसल के हम ये 2-3 साल से मुसलसल स्मॉग करते चले आ रहे हैं, कई 2-3 साल से एक्सट्रीम लेवल की हो गई है ना, कई अरसे से तो हो रही है, लेकिन पिछले 2-3 साल से ये एक्सट्रीम लेवल पर है। तो क्या हमें नहीं पता था कि ये अब आने वाला है स्मॉग का सीजन? तो हम उसके ऊपर कुछ था, ये भी पता है प्लान श्लान बनाते। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पे हम एक दूसरे से बात करेंगे, क्या हमें पता था या क्या हमें नहीं पता था, अगर पता था तो हमने क्या कर लिया। ब्रेक लेते उसके बाद हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। और इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं आज, वो कर रहे हैं माहौलियात की, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है हमारा माहौल ख़राब हुआ है। व्हेन वी टॉक अबाउट आवर वेदर, अभी हमने लाहौर की बात की है। हाँ ठीक है, कराची में अभी तक तो सर्दी नहीं आई है, 2-3 डिग्री कम ज़रूर हुए हैं। मैं वेट ही कर रही हूँ कराची के सर्दी का। हाँ बिल्कुल, आप वेट करें। तब तक जो है हम ये आपको बता दें कि सिचुएशन अब ये आ गई है कि इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है कि जब लोग सांस लेते हैं उनको मुख्तलिफ बीमारियां हो जाती हैं। अच्छा, फिर हमने सोचा एलर्जीज हो जाती हैं। यस, एलर्जीज, और वो एलर्जीज जो हैं फिर आपकी ना सिर्फ ब्रीदिंग में आपको प्रॉब्लम करती हैं, बल्कि वो आपके दीगर जो मसाइल हैं ना उसको भी बढ़ा देती हैं। जैसे ड्राइनेस होती है। जी, मैं आपको यही बताने लगी थी कि जब मैं इस्लामाबाद से यहाँ मूव की थी ना, तब तक मेरी स्किन बिल्कुल ठीक थी, लेकिन डे बाय डे मेरी स्किन पे ना ड्राइनेस होती जा रही है, और वो पैचेस की सूरत में वो आता जा रहा है। तो आई एम श्योर कराची के और भी बहुत सारे लोगों को ये मसला दरपेश होगा। ये आपका एहसास कमतरी हमें दिलाना ज़रूरी था कि जी मैं इस्लामाबाद से आई थी और आप कराची के लोग हैं, तो कराची में तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। मतलब कि यार क्या कह सकते हैं। लेकिन खैर, अब इस पे, अब स्किन पे कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है इस स्मॉग का और इस तमाम तर माहौलियाती आलूदगी का। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद बिलाल शम्स साहब, माहिर जल्दी अमराज। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। अब ये जो सर जो स्मॉग है और इतनी ज़्यादा ये अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को, अब ऐसे में इसके क्या मज़ीद मनफी असरात होते हैं, स्पेशली अगर हम जिल्द पे बात करें तो? जी, माहौलियात का या पोल्यूशन का ह्यूमन स्किन के ऊपर इसलिए भी ज़्यादा असर है कि ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट फॉरेन जितने भी चाहे वो आप ट्रामा कह लें या कुछ भी कह लें। तो स्किन पे असर इसमें जो होता है पोल्यूशन का, उसमें फोटो एजिंग, उसमें यानी स्किन का जल्दी बूढ़ा हो जाना, इसके अलावा पिगमेंटेशन और साथ साथ जो एलर्जीज हैं जिसको हम एटॉपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं वो बढ़ जाता है, और कुछ और बीमारियां फ्लेयर अप कर जाती हैं। यानी जिन लोगों में पहले से जल्दी अमराज होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, मिसाल के तौर पे सोराइसिस की बीमारी। इसके अलावा जो स्किन कैंसर्स हैं उसका भी इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें पोल्यूशन की वजह से स्किन पे इसका बुरा असर। वैसे डॉक्टर साहब, क्या ये दुरुस्त है कि स्मोक के दौरान इंसानी जिस्म में विटामिन डी की कमी वाक़ई हो सकती है, और अगर ये बात सही है तो इससे कैसे बचा जा सकता है? जी जी, बिल्कुल हो सकती है। विटामिन डी अगर तो कोई एफ्लुएंट है, इतना महंगा विटामिन नहीं है, इसको आप ओरली भी ले सकते हैं और इसको आप इंजेक्ट भी करा सकते हैं। तो विटामिन डी तो बड़ा इजीली अवेलेबल विटामिन है और महंगा भी नहीं है।
जी इट्स वैसे वेरी जी सिंपल डॉक्टर साहब कि ये भी आप बता जो है ना दीजिए अपने प्लीज। डॉक्टर के मशवरे से जी जी उसके लेवल करवा एग्जैक्टली के मैं भी यही उसका आपसे जो पूछना चाह रही थी appropriate कि विटामिन डी का जो आपने बताया कि लेना ले सकते हैं, लेना ज़रूरी भी है, थोड़ा बता भी देंगे आप कि इसको कब लेना ज़रूरी है? जी ये एक ऐसा सवाल है जिसमें कोई भी मरीज, ज़ाहिर है मैं यहाँ पे बात वही करूंगा जो एक आम आदमी सोचता है। मरीज की जिस्म में मुख्तलिफ अलामात ज़ाहिर होना शुरू होते हैं, जिसमें जोड़ों के दर्द, पट्टों के दर्द वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो वो मरीज फिर अपने मालिज के साथ मशवरे में राब्ते में आ जाता है और मालिज उसका लेवल कराता है। देखिए कोई भी वाइटामिन उसका अगर कोई लेवल डेफिशिएंट हो या इवन अगर उसका लेवल बढ़ जाए तो ये दोनों सूरत हाल मुनासिब नहीं, यानी हाइपर वाइटामिनोसिस डी भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई बंदा जरूरत से ज्यादा खुद भी विटामिन ले रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और विटामिन की कमी तो है ही एक इशू। तो हमेशा ऐसे मसाइल जो है ना अपने मौलिज के मशवरे से ही आप टेकल कर सकते अच्छा बिलाल साहब, अब देखें, एक तो ये कि ड्राई वेदर वो ऑलरेडी एक बड़ा स्टिग्मा होता है ऑन द डेलिकेट स्किन्स। अब उसके साथ अगर स्मोक जैसी हैजर्डस चीज़ भी हो जाए तो ये सब मिला के कौन कौन सी वो स्किन की बीमारियां हैं कि जो हो जाती हैं, देन हाउ टू गो अबाउट देम, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट किस तरह किया जाए? जी, एक आम आदमी सबसे ज्यादा क्या कर सकता है? एक तो आपके जो मायर्स हैं, जो एक कॉमन मैन ले सकता है, वो ये है कि आप मास्क वगैरह का इस्तेमाल करके अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, हाइड्रेट रखें। इसके अलावा अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखना जरूरी है। इसमें वाटर इनटेक कम से कम 2 लीटर पानी का इस्तेमाल 24 घंटे में, उसमें जितने भी ये इंटॉक्सिकेटेड चीजें हैं उसकी डाइल्यूशन हो जाती है, उसके मुअज्जर असरात कम हो जाते हैं। तो अपनी वाटर इनटेक का ख्याल रखें, अपना एक डायरेक्ट कांटेक्ट विद पोल्यूशन कम रखें। इसके अलावा डाइट में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हों, स्पेशली सब्जियों में, फलों में, ताज़ा फलों में, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये जो पोल्यूशन के जितने भी मुख्तलिफ इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो करते क्या है कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देते हैं, यानी टेक्निकली स्पीकिंग वो ऐसे एलिमेंट्स आपकी बॉडी में परवान चढ़ाते हैं जिससे आपकी बॉडी स्पेशली स्किन वो इन मुख्तलिफ पोल्यूटेंट्स की वजह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में चला जाता है। मैंने जिक्र किया फोटो एजिंग। फोटो एजिंग का मतलब है कि बुढ़ापा स्किन के अंदर, वैसे बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, ड्राइनेस बढ़ जाती है। जी जी, ड्राइनेस की ही बात करूंगी मैं। इस तरह का जो मौसम शुरू हो जाता है, चाहे वो फॉल है वो विंटर हो, लेकिन स्पेशली स्मॉग की हम बात कर रहे हैं, आंखों में स्पेशली बहुत ड्राइनेस आ जाती है, आंखों में खारिश होती है, बड़ा मसला बन जाता है, रेड हो जाती हैं। उसके अलावा बॉडी पे भी डिफरेंट पैचेस की सूरत में ड्राइनेस हो जाती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? जी जी, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया। कोई भी स्किन के अलावा कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे आंखों की झिल्ली है, जैसे मुंह के अंदर आपका जो म्यूकोजा है, आप इसको सादा जुबान में क्या कह सकते हैं, अंदरूनी स्किन की एक लेयर कह सकते हैं। तो म्यूकोजा पे भी और स्किन पे भी इसके असरात आते हैं। चाहे वो म्यूकोजा आपकी आंखों का म्यूकोजा है, ड्राइनेस, इरिटेशन, रेडनेस, कभी कभार वाटरिंग ऑफ आईज। आल्दो ये एक टोटली डिफरेंट स्पेशलिटी, उस पे जाहिर है कि आई स्पेशलिस्ट ज्यादा बेहतर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्मोक का और पोल्यूशन का बिल्कुल आंखों के ऊपर असर आ सकता है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप आंखों की भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। आप सिंपली आई वेयर्स, और अगर जो लोग जिनको इजाजत है टिंटेड शीशों की, जिनको बहुत ज्यादा फोटोफोबिया हो रहा है या जिनको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही है, जो जिनकी जिंदगी महाल हो जाती है, तो वो सिंपली वो फोटो प्रोटेक्शन थ्रू जब वो ड्राइव करते हैं तब भी ले सकते हैं। तो सूरज की छांव से भी जो वो है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यकीनन अब ये जो माहौलियात है ख़राब करने में भी हमारा ही हाथ है, लेकिन अब इससे बचना भी जो है हमारे ही बस में है। तो प्लीज़ बचें
और अपना और अपने आसपास का ख्याल रखें और हाइड्रेटेड रहिए। और उसके साथ साथ एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हर रोज़ कोई ना कोई दिन तो होता है, आज भी एक ऐसा दिन है और आज है शहरों का आलमी दिन। ये ब्यूटीफुल सिटीज़ इन दिस वर्ल्ड, इस्तांबुल से लेके और बर्लिन तक, हर शहर अपनी एक खासियत रखता है। हम जिस शहर में रहते हैं वो हमारे नज़दीक बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसकी खूबसूरती को हम रोज़ाना जो है वो चार चांद लगा रहे होते हैं। कराची बाय द वे, जब शहरों की बात हो रही है, कराची वो शहर है जो कई ममालिक से भी बड़ा है। और आप मतलब कि मैं आपसे तो नहीं पूछूंगा, मेरी तो खैर 37 साल उम्र हो गई है, मैं पूरा कराची नहीं देख पाया हूँ। मैं आपसे आपकी उम्र नहीं पूछ रहा, लेकिन आपने कितना कराची देखा है ये तो मुझे मैंने अभी जितना कराची देखा है वो सारा कूड़े से ढका हुआ देखा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इस्लामाबाद वाले इस तरह की बात ना किया करें प्लीज। प्लीज यहाँ पे डिबेट हो जाएगी, वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत मोहब्बत करते हैं शहर उरूस अल बलाद से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी हुस्न को मान करने में भी हम ही पीछे हैं। अब 3.5 करोड़ की आबादी का अनऑफिशियली शहर है ये, और इसमें इतना कचरा रोज़ाना निकलता है, यकीन करें कि उसको डिस्पोज ऑफ करना ही एक बहुत बड़ा मसला है। और यौम अगर इसकी वो देखें मकदार, तो कराची के कचरे की मकदार 12,500 से 13,000 टन बनती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कचरे को ठिकाने लगाने का कोई मौसर इंतज़ाम मौजूद नहीं है। लेकिन क्या हम इस कचरे को सिर्फ उठाएं और ले जाके जो हमारे डंपिंग पॉइंट्स है वहाँ फेंक दें, या फिर जिस तरह दीगर ममालिक में हुआ है कि उस कचरे से उसको सेग्रीगेट करके अलग अलग करके और उससे फिर कारामद उसको बनाया जा सकता है, चाहे वो प्लास्टिक हो, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में रिसाइकिल करना। जी एब्सोल्युटली। और दिस इज मोर देन रिसाइकलिंग। तो इसी तरीके की आज एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ना सिर्फ कचरे को रिसाइकिल किया है, बल्कि अब उसको वो किस तरीके से फ़ायदे में ला रही हैं। अनुषा फातिमा हमारे साथ मौजूद है। अनुषा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतना कचरा है कराची में, फिर आपने जब ये देखा कि इतना कचरा है तो क्या सोचा फिर आपने कि उसके साथ क्या करना चाहिए? जब मैंने ये अपना नोटिस करना शुरू करा तो इट वाज इम्पॉसिबल कि मैं इसको इग्नोर कैसे करूं, क्योंकि हर कोने पे है, हर जगह पे है, हर कम्यूट में हम ये देख रहे होते हैं कि कराची में बहुत कचरा है एंड वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रहा। तो देयर वर फ्यू ऑप्शंस जो मेरे पास थे। एक था कि मैं चलें आई जस्ट कैरी ऑन माई लाइफ एंड इम्यून हो जाऊँ, छोड़ दूँ, अपनी चीज़ों पे फोकस करूँ। दैट वाज नॉट समथिंग जो मैं करना चाहती थी। द सेकेंड ऑप्शन वाज कि ओके हु डू आई ब्लेम, किसको कहूँगी किस इसकी वजह से ये हो रहा है, शहर हमारा इतना गंदा है और ये इदारा है या ये है। बट देन द थर्ड ऑप्शन वाज कि क्या मैं कोई सोल्यूशन फॉरवर्ड ला सकती हूँ, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू वर्क ऑन। तो मैंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करा जिसका नाम ट्रैश इट है। ये एक सोशल एंटरप्राइज़ है जो वेस्ट मैनेजमेंट में स्पेशलाइज करते हैं, और हमारा कोर फोकस उस कचरे पे होता है जो अभी निगलेक्टेड है, यानी वो कचरा जो ऑर्गेनिक वेस्ट कहलाता है। हम इस वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, रिकवर करते हैं मल्टीपल सोर्सेज से, और इससे एक ऐसी रिसोर्स हम डेवलप करते हैं जिसको हम कहते हैं कंपोस्ट। ये एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है और एक ऐसा नेचुरल अमेंडमेंट है, सॉइल अमेंडमेंट है जो ज़मीन को दोबारा से जानदार कर देता है। तो एक तरह से आप कहें कि हम वेस्ट का इशू तो सॉल्व कर ही रहे हैं, बट एट द सेम टाइम फूड सिक्योरिटी और सॉइल डिग्रेडेशन और इस पे भी सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी आपने ऑर्गेनिक टर्म यूज़ की, वो थोड़ा सा ज़रा बताएं कि ये कचरा जो है उसकी भी मुख्तलिफ अक़साम है, लोगों को बताएं, घरों में ख़ास तौर पे जो कि उसको उठा के ऑर्गेनिक कचरा। हाँ, मुझे सुनना है ये ज़रा मुझे बताइए। ऑर्गेनिक वेस्ट वो वेस्ट है जो हमारे किचन्स में निकल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आज सुबह ब्रेकफास्ट तो किया होगा, राइट? लेट्स से कि आपने एग खाया, अंडा खाया तो पीछे छिलका तो रह गया और वो डस्टबिन में गया, फेंक दिया। चाय पीते हैं हम लोग, कराची वाले तो चाय की पत्ती, राइट, चाय की पत्ती पीछे रह गई। आप अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं तो उसके छिलके, उनके पील्स रह जाते हैं, राइट? ये वो वेस्ट है जो अगर हम अपने पास थोड़े टाइम रख लेंगे, इट विल स्टार्ट स्मेलिंग, बदबू आने लग जाएगी, फ्रूट फ्लाइज दिखना शुरू हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्पोज कर देते हैं अपने एक डस्टबिन में,
वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब हम एक डस्टबिन में अपना सारा कचरा डाल देते हैं तो इट बिकम्स वेरी हार्ड कि इसको रिकवर कैसे किया जाए। तो एक सिंपल हल ये है, किचन्स के अंदर एक छोटा सा एक बकेट कंटेनर रख लें जहाँ पे ये वेस्ट अलग से गैदर किया जाए, और इसको वंस आप ये कर लें, द नेक्स्ट स्टेप जो मैं बहुत रिकमेंड करती हूँ लोगों को, कंपोस्ट बनाना एक बहुत सिंपल सा आर्ट है जो आपने घर में खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वी आर डूइंग इट एट अ लार्ज स्केल, ट्रैश इट ये लार्ज स्केल पे कर रहा है, लेकिन इट्स नॉट फीजिबल कि मैं हर घर से इंडिविजुअली कलेक्ट कर रही हूँ ये वेस्ट। ऑब्वियसली हाँ, व्हाई नॉट कि हम वो वेस्ट घर पे ही अगर कम क्वांटिटी में है तो वो इजीली मैनेज कर लिया जाए। कितना अच्छा हो अनुषा कि अगर हर गली पे, जैसे कि हुकूमत ने ना बड़े बड़े ड्रम्स तो रखते हैं, बट जिसमें से बाहर कूड़ा पड़ा होता है। आई वर्क विद बोरा कम्युनिटी, और वो उन्होंने इनका जो अभी तमाम तर अयाम गुजरे थे, उनकी जो प्लास्टिक का जो था डब्बा वो अलग था, उसमें लिखा हुआ था प्लास्टिक ट्रैश यहाँ रखें, ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ रखें, वेट कचरा यहाँ रखें। सो अगर ये हर गली के कोने पे होना शुरू हो जाए, उसको टाउन लेवल पे अगर उसको उठाना शुरू कर दें तो वो कितना ज़बरदस्त होगा। ऐसा ही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही है, क्योंकि एक फैसिलिटी अलोन पूरे कराची का कचरा नहीं मैनेज कर सकती। इट इज़ बेटर कि हम एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच रखें और मल्टीपल हब्स हों डिफरेंट टाउन्स में, जैसे आप कह रहे हैं, शहरों के अंदर गलियों में, ताकि वो वेस्ट उसी नेबरहुड का यूटिलाइज हो जाए। कैन यू हैंड मी ओवर? मैं एग्जैक्टली यही देख रही थी कि क्या रखा हुआ है। थैंक यू सो मच। आप बात करते रहें तब तक, और तब तक मैं जरा इसमें से निकाल के जो है इसकी पैकिंग ही मुझे मैं बिल्कुल करता हूँ। अच्छा, इसमें अनुषा मुझे ये बताएं कि अब जनाब अली, ये घरों में हमने बता दिया कि आपका जो कचरा है, सारी चीज़ें हैं, वो आपने ले लिया। अच्छा, ये आप सिर्फ अब मुख्तलिफ जगहों से भी ले रही हैं, जिनमें रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं? रेस्टोरेंट्स भी इंक्लूडेड हैं। आप सब जगह से ऑर्गेनिक वेस्ट उठा रहे हैं हम लोग, एंड इस वेस्ट को हम अपनी फैसिलिटी पे लेके जाते हैं जो कराची में मौजूद है। ठीक है। यहाँ पे हम इसको फिर एक अच्छे प्रोसेस से गुजारते हैं, जिससे ये एंड में एक ये शक्ल बन जाती है, खाद बन गई ना। जनाब अली, नाउ आई वांट यू टू सी कि जो आपका कचरा है, वो आपका कचरा जो है ना, वो दिस इज़ गोल्ड एक्चुअली। जो लोग प्लांटेशन में जो पौधे वगैरह लगाते हैं, और उससे लेके जो बड़े जो एग्रीकल्चर में लोग काम करते हैं, ये आपके जो आज आपने नाश्ता खाया है, उसके अंडे का छिलका, केले का छिलका, चाय की पत्ती एंड ऑल, और ये कंपोस्ट नॉर्मल खाद से इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है कि आपकी सोच है। ठीक है, ओके, आपने ये खूबसूरती से निकलेगी, ये आपने कर दिया। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपको जो मैं चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, कि आप ये मुख्तलिफ किसानों को भी दे रही हैं। प्लीज़ टॉक मी थ्रू दैट। ये हम जो फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, ये अब हम फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो अपनी फसल में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, राइट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर भी बना हुआ है फॉर ग्रीन हाउस गैस एमिशन और क्लाइमेट चेंज। क्यों? क्योंकि हम बहुत मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं विद द वे केमिकल्स को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड्स, ये ज़मीन की जान को टोटली ख़त्म कर देते हैं। इफ़ वी कीप डूइंग दिस, एक पॉइंट आएगा कि हमारी जो ज़मीन है वो पैदावार देना ही बंद कर कार्बन सेक्वेस्टर नहीं करेगी। ऑन द अदर हैंड, जब हम ये कंपोस्ट इसमें डालते हैं तो इसमें है 68% ऑर्गेनिक मैटर, और ये क्या करता है, ये कार्बन को भी स्टोर करता है सॉइल में, जमीन की अच्छी यील्ड भी देता है, कम पानी भी हमारे पास टाइम की इतनी कमी है, लेकिन यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आप हैं छोटी सी कि काम बहुत बड़ा कर रही हैं। तो खातिन हज़रात, आपका जो कचरा है वो बिल्कुल भी कचरा नहीं है, वो गोल्ड है अगर उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ किया जाए। इसके साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं, तब तक मैं इनसे बात करता हूँ कि मुझे कितने में मिल जाएगा ये। तो टेक अ ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम शो कर रहे हो और उसमें कोई सियासत की बात ना हो? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसा होने वाला है। और वो ये हो रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद उस पर अमल जो है वो तेज़ी से शुरू हो गया है। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से नामों की मंजूरी दे दी गई है।
पीटीआई की जानिब से उमर अयूब, शिबली फराज के नाम दे दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून की जानिब से इरफान सिद्दीकी का एक नाम दिया है। चलिए अब इस पर बात कर लेते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। अच्छा कादिर साहब, अब यू बीइंग एन लॉ एक्सपर्ट एज वेल, तो 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद उस पर अमल तेजी से जारी है। जुडिशल कमीशन के लिए नाम भी आ गए हैं और तादाद में इजाफे का जो बिल है वो भी उम्मीद है कि ऐवान में पेश हो जाएगा जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए। अब पीपल्स पार्टी का देरना मुतालबा यानी आईनी अदालतों के क़याम से मुतालिक डेवलपमेंट हुई अब तक? जी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि चीफ जस्टिस का इंतखाब आपके सामने आ चुका है। उनकी कमेटी पहले बनी थी, अब जुडिशल कमेटी जो आइंदा की उसके लिए जजेस अपॉइंट करेंगे। थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पीपल्स पार्टी के एक तो मिसाकी जमहूरियत में जहाँ इमरान खान साहब का, मौलाना फजल रहमान साहब का, नवाज शरीफ साहब के BBC के साथ दस्तखत मौजूद है, जो आईनी अदालतों का हमारा एक मुतालबा था। और हर इलेक्शन में 2007 से लेके 2024 के इलेक्शन हमारे मंशूर में इसका जिक्र है। नंबर एक बात जो अगला आपने सवाल किया है कि जजेस की तादाद भी, मैंने 2021 में इमरान खान साहब की हुकूमत में कौमी असम्बली में ये बिल पेश किया था कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस है, हाई कोर्ट का अगर सिर्फ का मैं हवाला दूं तो ये 40 जजेस है। आप मेरे साथ कल सुप्रीम कोर्ट बात के साबिक सदर एक शो में बैठे हुए थे तो उन्होंने सवाल किया। मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 77 साल की तो छोड़िए, 30 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट तक, एक भी केस एविडेंस हाई कोर्ट में नहीं चलता है। वो हाई कोर्ट सिर्फ सूट सुनते हैं, उसके बाद रेफर कर दे किसी रिटायर्ड जज को या किसी वकील को, और उसके लिए अलग यानी सालीन को फीस देना पड़ता है, और क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। तो मैंने बिल भी पेश किया था कि हुकूमत ने तनख्वाह तो हुकूमत ही देनी है, लेकिन ये जजेस अपॉइंट क्यों नहीं होते। लेकिन बात यही है कि फील्ड का चौधरी मैं हूं को और चौधरी ना बने, मेरे ख्याल में यही सवाल है। और फिर माजी में मैंने एक और बिल भी पेश किया था कौमी असम्बली में कि एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात, नस्ल और जबान पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज आप डायरेक्ट क्यों भर्ती करते हो? डायरेक्ट भी उस सूरत में जब एक सूबे का चीफ जस्टिस फारूक वाहिद अपने चैम्बर के लोगों को, अपने बांझे भतीजों को नाम बेचते हैं, और वो रबड़ स्टैम्प कमेटी बैठी हुई थी पार्लियामेंट की, और वो उस पर ओके करती थी और जज बन जाता था। 4-4.5 लाख वकील है पाकिस्तान भर में, तो गरीब का बच्चा भी सोच सकता है कि मैं कोर्ट का जज बन जाऊं, हरगिज़ नहीं। लेकिन अब 26वीं तरमीम के तहत ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जो बार रुकनी पार्लियामेंट की कमेटी है तो तमाम सियासी पार्टी को मुश्तमिल है। ये किस्मत का अक्सरियत है। कल तो मौलाना साहब की पार्टी को होगा, अगली मरतबा PTI को होगा, किसी के भी हो सकता है। मतलब फर्द वाहिद की बजाय पाकिस्तान भर की जो सियासी पार्टी है जिनकी 8-10 लाख आबादी से जो लोग MNA मुंतखब होके जाते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है या वो जो फर्द वाहिद जो करते हैं। और फर्द वाहिद का मैं एक और मिसाल आपको बता दूं कि माजी में सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसे भी गुजरा है जिसने अपने दामाद का एनरोलमेंट लाहौर से शिफ्ट कराने के लिए, हाई कोर्ट का जज बनाने के लिए कराची में शिफ्ट कराई, यहाँ बार सेशन एहतजाज किए तो उन्होंने मौखर कर दिया। तो कहने का मतलब है कि ये बेहतर है। हम बड़े फख्र से कहते हैं, हमने अभी जो जश्न है वो भी बनाया कि 1973 का आइन भी हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया, और 18वीं तरमीम आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में और बिलावल साहब के दौर में ये 26वीं तरमीम है। इसके असरात एज कानून के तालिबीन आपको बता दूं कि यहाँ हाई कोर्ट में 50% ज्यादा केसेज जो है ना वो आईनी चलते हैं, जिसको आर्टिकल 199 के तहत हम पिटीशन कहते हैं। तो ये जब अलग बेंच बनेगा, हमारा मुतालबा तो अलग कोर्ट का था, मगर चूंकि PTI का और जमीयत का ये इसरार तक कि नहीं अलग बेंच बनने चाहिए। और इस 26वीं तरमीम का आपके नाजरीन के लिए भी बता दूं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो वकला की आईनी बॉडी है पाकिस्तान बार कौंसिल, उसकी हिमायत हासिल है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट बार, उसकी हिमायत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल की हिमायत हासिल है, सिंध बार कौंसिल की हिमायत हासिल है, और मुख्तलिफ अजला के डिवीजन की जो बार एसोसिएशन है उसकी हिमायत हासिल है। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रोपेगेंडा हमारे मुखालिफिन करते हैं
ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं है। माजी से बेहतर होगा और इंशाल्लाह आपको असरात नजर आएंगे, इनके फवाइद आवाम तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। जी कादिर साहब, अभी आपने बिलावल का नाम लिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से जुडिशल कमेटी के लिए कमीशन के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का भी नाम दिया गया है। इस इंतखाब की वजह क्या है? बिलावल खुद इस कमीशन का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि बाकी किसी जमात का सरबरा जो है वो कमीशन का ऐसे हिस्सा तो नहीं बनता है। देखिए, इसकी बुनियादी वजह ये है कि इस बिल के तहत 2 अरकान, यानी एक सेनेट से, एक कौमी असम्बली से हुकूमत का होगा, और 2 अरकान जो ना वो अपोजिशन के होंगे। यानी अपोजिशन हम उसको पीटीआई को कहते हैं, वो कोई पार्टी तो नहीं है, एक आज़ाद उम्मीदवार है या लोग है, अब इसका फैसला नहीं हुआ है। तो इस वजह से कि मुस्लिम लीग नून का चुन के कौमी असम्बली से एक सीट नहीं जाना था, तो ये राइट जो है ना उन्होंने पीपल्स पार्टी को दी है। तो पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो से ज्यादा बेहतर इंतखाब इस वजह से नहीं हो सकता है कि 24वीं तरमीम को जहां अगर मौलाना साहब को राजी किए, जहां मुस्लिम लीग नून को राजी किए, वहां इनडायरेक्ट पीटीआई को भी राजी किया है, तो उसका एक बड़ा किरदार है। तो इस वजह से पीपल्स पार्टी ने उनके इंतखाब किए। बाकी सेनेट से फिर मुस्लिम लीग नून के पास मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा उहदेदार है वो इरफान सिद्दीकी साहब ने उनका नाम दिया है, तो मेरे ख्याल में बेहतरीन इंतखाब है। और इसी तरह पीटीआई ने जो ना उमर अयूब को, शबरी फराज साहब का, जो दोनों जो ना वो एक पार्लिमानी लीडर है यानी अपोजिशन लीडर है, उनका नाम दिया। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक मेरिट भी है और एक टॉप की लीडरशिप भी है। अच्छा कादिर साहब, ये 26वीं तरमीम से मुतालिक जो है वो कुछ चहमगोइयाँ अभी भी जारी हैं कि जी अदलिया से मुतालिक तरामीम इस बिल का एक रुख है, इस तरमीम के तहत और भी बहुत सारी चीज़ें होने जा रही हैं। अब आपने मतन देखा है, मज़ीद कौन सी अहम चीज़ें इस तरमीम का हिस्सा हैं, अगर आप हमें बता सकें। देखिए फैसल करीम साहब, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक तो ये जहन से सब निकाल दें जिसका जो काम है वही करना है। अगर पार्लियामेंट का काम कानून साजी है, वो कि हम आवाम के सामने झूठ बोलते हैं कि हम आपका सीवरेज लाइन भी बना के दें, आपको पानी भी ला के देंगे, हम फलां बना के देंगे, उसके बगैर वोट नहीं मिलता है। लेकिन बेसिकली जो पार्लियामान का काम है या कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के अरकान का काम है वो कानून साजी है। अल्हम्दुलिल्लाह कानून साजी हमने या पीपल्स पार्टी ने तारीख में जो की है वो किसी पार्टी ने नहीं की है। मगर साथ साथ चूंकि आवाम कोई चीजों से कोई सरोकार नहीं होता है, वो तो कहते हैं मेरे घर का पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं है, फलान नहीं है, तो इस वजह से सियासी लीडरान हम जैसे हम लोग वादे भी करते हैं और पूरा भी करके देते हैं, सारा दिन आवाम के बीच में हम रहते हैं। लेकिन सवाल ये कि इस मजीद जो बिल आपने सवाल किए, कम से कम मेरे नजर में ये है, मुझे अभी पता नहीं है कि पार्टी के लेवल पे, लेकिन मैंने ये भी बिल जमा किया था 2021 में इमरान खान साहब के दौर में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के 17 जज है, क्यों? हाई कोर्ट के 40 जज है, क्यों? 200 क्यों नहीं, 400 क्यों नहीं? और आपको एक और चीज बता दो, इंसलादे दहशतगर्दी के जो कानून है नवाज शरीफ साहब के दौर में 1997 में जो आया था, उसमें एक ये भी जिक्र है कि एक मुकदमा एक वक्त में चलेगा, यानी पूरा अदालत में एक मुकदमा होगा और उस मुकदमे को एक हफ्ते के अंदर डिस्पोजल होना, या सजा या बरिया, जो भी सूरत होते हैं। यहाँ तो 3-3 हजार केसेस चल रहे हैं। मैं आपको कराची के बताऊं, जो लगभग मैं समझ रहा हूँ 4 करोड़ आबादी का शहर है, यहाँ टोटल 16 अदालतें हैं, एंटी टेररिस्ट कोर्ट, एंटी टेररिस्ट जो कोर्ट कहते हैं उसको। तो आप मुझे बताओ कि अगर एक मुकदमा शुरू या तो 50,000 अदालत होनी चाहिए उस हिसाब से उस कानून के तहत। तो इसी वजह से बर्डन ज्यादा है। लोअर कोर्ट में भी जो है ना वो जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए, जब भी तो आपकी बारी। एक मैं आपको और मिसाल से दूं, मैंने एक बैंक के खिलाफ जो ना फ्रॉड का केस किया था, जो मेरे साथ किया था, मैंने डैमेजेस का सूट दाखिल किए, जो नोटिस हुआ 4 साल 4 महीने बाद बारी आई। जब बारी आई, मैं चूंकि असेंबली में मसरूफ था, मेरा वकील जो है ना 5 मिनट लेट हुआ, दूसरे अदालत में था, तो डिसमिस हो गया। अब आप मुझे बताओ 4 साल 4 महीने बाद अगर एक बारी आती है तो हम अंदाजा लगाओ तो केस कब खत्म होगा। तो जब जजेस की तादाद बढ़ेंगे तो यकीनन आवाम को रिलीफ मिलेगा और जजेस भी कहते हैं। और मैं एक और मिसाल सुनाऊं, अभी जो 2024 का इलेक्शन गुजरा, इससे पहले जो मैं उसी कमेटी का भी हिस्सा था पार्लियामानी अफेयर्स का, तो हमने कानून बनाया था। आपको कासिम सूरी साहब का केस याद होगा, जो 65,000 वोटों के जाली का मुकदमा, तो वो आखिर तक असेंबली की टेनोर तक जो चल रहा था। और आपको मैं ये भी बता दूं, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मैंने केस लड़ा था, इलेक्शन लड़ा था 2018 में, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मेरे खिलाफ जो मैं जीता था 2021 में मिफ्ता इस्माइल साहब का केस आज भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो हमने कानून बनाया था कि इस मुकदमे को या इलेक्शन ट्रिब्यूनल को 6 महीने के अंदर उसका फैसला करना है। अब जब मेरे केस चल रहा है, जहां मुस्तफा कमाल साहब को यहाँ से जिताया गया, तो मैंने जज साहब से कहा, सर मैं इस कमेटी के साथ था, 6 महीने में हम इस केस को फाइनल करना है। आज 8-9 महीने हो गए, अभी तक तो केस शुरू नहीं हुआ। तो जज साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, हाई कोर्ट के जस्टिस से। उन्होंने कहा आप फिर मेरे चीफ जस्टिस से बात करें, मुझे और कोई केस न दे,
यही केस दे तो मैं आपको 6 दिन के अंदर फैसला कर दूंगा। कादिर साहब, और तो सोचे हैं कि आप खुद एक लॉ मेकर हैं, तो कैसे करेंगे? आप खुद एक लॉ मेकर हैं और असर और रसूख वाले हैं। जब आपके 4-4 साल केसेस चल रहे हैं, मैं भी एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ। एक केस मेरे सामने भी आया और गलती से जो है यहाँ सिविल कोर्ट जाना हो गया, तो वहाँ पे खातून थी 18 साल से, औरंगी टाउन की खातून 18 साल से वो चक्कर लगा रही थी कोर्ट का, और उनका सिर्फ इतना सा मसला था कि जो मकान जो था ना उसके आगे किसी ने तजावुज़ात समझ के उसको गिरा दिया था। 18 साल हो गए थे उस बीबी को, 18 साल बाद भी नंबर नहीं आया था। तो यू हैव राइटली पुट इट, और ऐसे एक नहीं, ऐसे लतादत केसेस बाय द वे। एक मिसाल वो सुन ले। हाँ, एक बच्ची जो अब्बासी शहीद अस्पताल कराची में पैदा हुई थी, डीएनए टेस्ट होने के बावजूद 24 साल केस चलता रहा। मेरे पास 3 महीने पहले था एक मशहूर टीवी चैनल में 3 घंटे लाइव शो हमने किया था सुबह मॉर्निंग शो में, और जब वो केस हमने सारा आर्गू कर दिया, मैंने जज साहब को बोला कि ये तो डीएनए टेस्ट आ चुका है, मेरे जो क्लाइंट है वही असल वालिदैन है। तो जज साहब लेडी थी, उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दी, मुंतखब साहब बच्ची की उम्र जो है ना 18 साल से ऊपर है, लिहाजा मैं फैसला आपके हक में तो दे देती हूँ मगर कस्टडी नहीं दे सकती हूँ। आप यकीन करेंगे उस बच्ची के वालिदैन रो रहे थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा कि हमने 8 मकान बेचे वकीलों को फीस देते हुए, अदालतों को चक्कर, यानी 24 साल। और वो बड़ा एक अजीब ड्रामेटिक एक स्टोरी थी। जब हम उस बच्ची के घर गए थे, यानी उस वालिदैन का, तो मैंने उसके वालिदैन से बात की। मैंने कहा आप सिर्फ ये कहते कि ये बच्ची हमारी नहीं है, हम अभी विड्रॉ करते हैं, लेकिन वो बच्ची थी कह रहे नहीं मेरे वालिदैन यही है, मैं इनके साथ नहीं जाऊँ। यकीनन जो 24 साल जिस वालिदैन के साथ रही हो तो वो दूसरे के पास कैसे जाएगी? यही वो चीजें हैं कि जो अब ठीक होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका कादिर मंद वकील साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं कि जो साल साल चलते रहे हैं, और इसी वजह से ये 26वीं आईनी तरमीम लाई गई है ताकि ये जो फास्ट ट्रैक किया जाए, जितने केसेस पेंडिंग है लोगों को इंसाफ मिले। एक चीज़ होती है जस्टिस रश्ड इज क्रश्ड, लेकिन एक और चीज़ होती है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो डिले नहीं होना चाहिए। हम भी डिले नहीं कर रहे हैं, हम भी ब्रेक डिले नहीं करने वाले। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, एक मरतबा फिर खुश आमदेद हमारे प्रोग्राम में। फैसल, गाने का तो शौक रखते हैं आप माशाल्लाह? जी, सुनने का ज़्यादा रखते हैं। तो सिंगर्स को आपने जो शुरू किया था ना, उसके बाद मैंने कॉल किया 1122 को। वैसे आजकल एक और गानों के हवाले से कुछ, हाँ, एक बड़ा इशू चल रहा है। एक पाकिस्तानी गुलकार है सारा रज़ा खान, और उन्होंने एक जगह बैठ के बात कर दी है कि जी अगर ऑटो ट्यून ना हो तो फिर बहुत सारे सिंगर नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट नाम भी लिया एक सिंगर का और कहा कि जी ऑटो ट्यून ना हो तो बहुत सारे सिंगर्स नहीं हैं। और हम देख रहे हैं कि सिर्फ यहाँ नहीं, पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पड़ोस मुल्क में जो इंडस्ट्री है उनकी, वहाँ पे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ऑटो ट्यून का इस्तेमाल होने लगा है। ऑटो ट्यूनर क्या होता है, क्यों होता है? अब उन्होंने टारगेट किया था आयमा बेग को। आयमा बेग ने उसका जवाब भी दे दिया और उन्होंने विदाउट म्यूजिक, विदाउट एनी प्लेन सेटअप में उन्होंने गा के भी दिखा दिया कि साथ में उन्होंने कहे भी उनको सारा रज़ा खान आंटी भी कह डाला जी कि आप देख लें ऑटो ट्यून के बगैर भी मैं गा सकती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिरदीबाजी लग गई है जनाब अली, ये जो है ना, अब ये कोई और बाजी लग गई है और अब इसमें 2 सिंगर आ गए आमने सामने। लेकिन अब ये ऑटो ट्यून क्या है? ऑटो ट्यून क्या बुरी चीज़ होती है? इससे असल गुलकार का हक मारा जाता है या क्या सिचुएशन बनती है? इसी पे हम बारे में ज़रा पूछना चाहिए। यस, इस पे बात कर लेते हैं। मारूफ म्यूज़िक कंपोज़र शानी अरशद आज हमारे साथ मौजूद है। शानी भाई, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ऑटो ट्यून का ये जो इशू है वो मैं पिछले दिनों एक इंडियन पॉडकास्ट भी देख रहा था और उसमें जो वहाँ के ज़बरदस्त सिंगर हैं शान, उन्होंने भी ऑटो ट्यून का जिक्र किया। अब एज ए कंपोज़र आप बताएं कि ऑटो ट्यून क्या चीज़ होती है, क्या ये बुरी चीज़ होती है? सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ऑटो ट्यूनर जो है वो एक्चुअली सही नाम नहीं है इस चीज़ का। ऑटो ट्यूनर एक प्रोडक्ट है एंटारिस कंपनी का। जो असल फंक्शन है वो है पिच करेक्शन। ऑटो ट्यूनर तो वैसे ही साउंड ही बहुत बुरा करता है नाम के, जो ऑटोमेटिकली किसी चीज़ को ट्यून कर दे। और हम प्रोफेशनल्स ऑटो ट्यूनर को इस्तेमाल नहीं करते, हम एक्चुअली पिच करेक्शन को इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पिच करेक्शन क्यों
इस्तेमाल होती है। पिच करेक्शन इसलिए इस्तेमाल होती है कि बेसिकली कभी ऐसे होता है कि हम रिकॉर्डिंग करें और कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कोई चीज़ थोड़ी आउट ऑफ ट्यून बजा के चला गया है, तो बजाय हम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को दोबारा बुलाने के, हम उसको मिक्स करते हुए थोड़ा बहुत उसको पिच करेक्ट कर देते हैं कि यार सेशन दोबारा ना रखा जाए, हम उसको कंप्यूटर से उसको पिच करेक्शन कर देते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ सिंगिंग में भी इस्तेमाल होती है। सिंगिंग में ये इसलिए इस्तेमाल होती है कि अब आजकल जिस तरह हमारी साउंड डिजिटल हो गई है, हर चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है, और लाइव गाना जो है वो कंप्यूटर के मुकाबले में कभी भी मतलब इंसान का जो गला है, हमारा सांस से बड़ा ताल्लुक है, सर ऊपर नीचे कभी कभी हो जाते हैं। तो उसको एक कंप्यूटर के मुकाबले में बिल्कुल परफेक्ट पिच पे लाने के लिए हमें ऑटो ट्यूनर का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं यहाँ पे फिर ऑटो ट्यूनर बोल रहा हूँ, एक्चुअली पिच करेक्शन की बात हो रही है। वैसे शाहीन साहब, एक सवाल मेरे जहन में आया कि जो जैसे मैं हूँ, मैं गाना नहीं जानती हूँ या मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपने कहा कि इसको यूज़ करते हुए किसी की भी आवाज़ को बहुत अच्छा लय में लाया जा सकता है, आप पिच को हाई किया जा सकता है, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। इसका मतलब कोई भी आके गा के चला जाएगा और ऑटो ट्यून के थ्रू सही हो जाएगा। कि अगर आप बिल्कुल भी सुर में नहीं हैं और आप ये समझती हैं कि कंप्यूटर आपको सुर में कर देगा, कंप्यूटर आपको सुर में कर देगा, लेकिन वो रोबोटिक आवाज़ कहलाएगी। अच्छा, वो आपको आप पकड़ पाते हैं, जिसको आप बोलते हैं ना ये ऑटो ट्यूनर लगा हुआ है। मैंने इसलिए शुरू में कहा कि ऑटो ट्यूनिंग जो है वो हम लोग तो इस्तेमाल ही नहीं करते, वो तो ऑटोमेटिकली ट्यून करता है। पिच करेक्शन को हम अपने टेस्ट के मुताबिक सेटिंग करते हैं, क्योंकि उसमें इंटेंसिटी आप उसको सटल टच रखना चाहते हैं या उसको बिल्कुल हार्श कर देंगे, हार्ड कर देंगे, तो वो रोबोटिक साउंड करेगा। अच्छा, इसका मतलब है कि आवाज़ का अच्छा होना लाजमी है अगर ये यूज़ भी हम इसका मतलब शानी भाई, इसका मतलब ये है कि चाँद फतेह अली खान पे हम ऑटो ट्यून पिच करेक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, उस पे तो कंप्यूटर में एरर आ जाएगा। ओके, कंप्यूटर क्रैश कर जाएगा। लेकिन खैर वो अब एंटरटेनर के तौर पे अपने आप को रजिस्टर कर रहा है, दैट्स द थिंग, सिंगर नहीं। अच्छा, वैसे शानी भाई एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जी प्लीज। कि आप ये सुनते होंगे कि यार हर सिंगर के ऊपर ऑटो ट्यूनर लगता है, सब पे लगता है। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, हर सिंगर पे लगता है, लेकिन जब आप उनको लाइव सुनते हैं तो वो बिल्कुल सुर में गा रहे होते हैं। एक्चुअली ये बिल्कुल ये गलत मवाजना है, इसको इस तरह नहीं देखना चाहिए। क्योंकि देखें, जब वो हम माइक के ऊपर स्टूडियो में गाते हैं ना, तो आजकल हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी हो गई है, हमारे माइक्स इतने ट्रांसपेरेंट हो गए हैं कि कुछ भी छोटी मोटी सी भी कोई गलती होती है ना, तो वो इतनी बड़ी हमें सुनाई देती है। अब अगर जैसे मैं बात कर रहा था कि गले का उतार चढ़ाव नेचुरल होता है, लेकिन अगर वो एक ऐसे म्यूजिक के साथ गा रहे हैं जो 100% कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर से जनरेटेड म्यूजिक है, तो उसमें जो हल्का फुल्का भी आगे पीछे सुर होता है ना, वो स्पीकर पे इतना बड़ा सुनाई देता है, जिसकी वजह से हमें पिच करेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जब उस सिंगर को आप किसी इंस्ट्रूमेंट के बगैर लाइव सुनेंगे तो वो बिल्कुल सुर में गा रहा होता है, क्योंकि उस वक्त आम सुनने वाले के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसके साथ वो उसका मुवाजना कर सके। तो वो गाने में बिल्कुल सही होता है, लेकिन जब आप एक कंप्यूटर के साथ गा रहे होंगे तो फिर आपको वहाँ पे हल्की फुल्की पिच करेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो जिन लोगों पे पिच करेक्शन लगती है वो उनका कोई कसूर नहीं है, वो बेसुरे नहीं है। ये आपने बहुत अच्छी बात की। लोग आज तक ये समझते थे कि सिर्फ एक गुलकार जो है, जो एक गायक है, सिर्फ उसके लिए पिच करेक्शन इस्तेमाल होती है। लेकिन आपने अपनी इब्तिदा में बात की, अगर कोई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी है और उससे भी एक आधा नोट ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसके लिए भी पिच करेक्शन का इस्तेमाल होता है। इट्स नॉट जस्ट फॉर सिंगर्स, इट्स फॉर एवरीबॉडी हु इज लिंक्ड टू दिस इंडस्ट्री। इसका मतलब है कि मेरी आवाज़ को ऑटो ट्यून करके मुनासिब उसमें मैं गाना गा सकती हूँ। मेरे ख्याल से इस पे फिर एक और बयान आ जाना है। फिर आप जो है वो मेरे ख्याल से ख्वाहिशात जो है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मुझे दम नहीं निकालना है, मुझे ख्वाहिश पूरी करनी है। आप बताइए कि मेरी आवाज़ पे ऑटो ट्यून लग जाए तो हम अपने शो का भी जो नया प्रोमो शूट करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर उसमें मैं गा सकती हूँ कि नहीं? ओनस इज ऑल योर्स। देखिए, अगर आप 80% 85% सुर में है तो पिच करेक्शन लग सकता है, लेकिन आप अगर 5% 10% भी नहीं है तो फिर वो आप खुद ही सुन सकती हैं। सुनाइएगा मत किसी को, सुनाइएगा मत किसी को। आपको मेरे ख्याल से जवाब मिल गया। लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात करता चलूँ कि जहाँ मैंने ये जिक्र किया है कि नेचुरल गला जो है वो कभी भी इतना सुर में नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे मैं कानों को हाथ लगा के कुछ बड़े नाम लूँगा कि मेहंदी हसन खान साहब, नूरजहां, नुसरत फतेह अली खान साहब, गुलाम अली साहब, ये ऐसे गले थे, ये ऐसे गले हैं
कि ये कंप्यूटर के मुकाबले में भी ये सुर में गा सकते हैं। हम लोग आजकल के जो सिंगर्स हैं उनकी वो मेहनत ही नहीं है, उनकी वो प्रैक्टिस ही नहीं है कि उन गलों का मुकाबला कर सकें। और इस पे अगर हम इसको कैनवस को बड़ा कर लें, लता मंगेशकर को कर लें, मोहम्मद रफ़ी साहब को कर लें। अच्छा, एक जी, किशोर कुमार है, लता मंगेशकर है, मतलब कि यू कैन टेक नेम्स। इसमें एक तो जाहिर सी बात है रियाज का, और आजकल की इंडस्ट्री में मैं आई एम अ ह्यूज फैन जावेद बशीर साहब, उसको उनको तो पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में कहा ही जाता है द नेचुरल ऑटो ट्यूनर। मतलब इस तरह के गले हो ना तो फिर इस तरह की फिर बात ही रहो। अच्छा, एक चीज़ ये भी शानी भाई के यू नो, अब आपने बात की लाइव गाना और इस तरह रिकॉर्ड करना, ये एक ह्यूज डिफरेंस है। आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा कि कितना ज़्यादा अब, और ख़ास तौर पे आजकल जो हम देखते हैं रियलिटी शोज जितने आ रहे हैं, उसमें बड़ा ही माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम सारा काम करते हैं। अब एक शख्स जो कि रियलिटी शो में आ रहा है, अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, और वो ऑडिशन राउंड से लेके और आगे तक जो है वो पिक्चर परफेक्ट गाने की कोशिश कर रहा है। सामने उसके इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो कि पिच करेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी क्या मोरालिटी रह जाती है कि वो आगे उस बच्चे को बताएं कि तुमने रोज़ाना 6 घंटे रियाज करना है, और खुद वो पिच करेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं? अब सर देखिए, ये तो एक बड़ी लंबी बहस चल जाएगी क्योंकि इस वक्त आप देखें कि उन शोज़ में ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनका सुर से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे ऐसे जजेस भी हैं। अभी मेरे ख्याल से शायद शुरू हुआ है जिसमें वो बादशाह एक बहुत बड़ा रैपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं है, ही इज़ एन अमेजिंग आर्टिस्ट, बहुत अच्छा उसका म्यूजिक सेंस है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको वहाँ पे जज करना चाहिए सिंगिंग को, क्योंकि अब वो सिर्फ देखिए वो चैनल की वो उसके लिए TRP या उन चीज़ों के लिए होता है कि ऐसी चीज़ें उन्होंने। और देखिए मैंने आजकल तो मैंने ये भी सुना है कि अब तो ये सिंगिंग कंपटीशन जो शोज हैं ये भी इतने प्योर नहीं रहे, उनमें भी थोड़ी बहुत अब वो पिच करेक्शन यूज़ करना शुरू कर दी है उन्होंने, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके शो पे जो गाना चल रहा है वो इतना बैड क्वालिटी हो कि लोग हाँ ये चीज़ें होने लग गई हैं अब। मेरे ख्याल से पहले दौर में जब सारे गामा आया करता था वो एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें कोई ऑटो ट्यूनर, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, सब लाइव होता था जी। लेकिन अब तो चीज़ें रिकॉर्डेड भी चलती हैं। शानी भाई, हासिल उसूल ये कि अगर आप रियाजत करें तगड़ी तो फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाम आपने सामने ले लिया, उनको तो उन तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन कोशिश जारी सारी रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, शानिया अरशद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और एक और हमारे लिए हासिल उसूल ये कि अगर आप 80 से 90% सुर में हैं तो आप गा सकते हैं, आप गा सकती हैं, लेकिन अगर आप अगला 10% है, या तो आप ना सुने या फिर आप चाहत फ़तेह अली खान से कांटेक्ट कर लें। हम चाहत फ़तेह के साथ वीडियोस बनाते हैं। हाय हाय, ओए ओए, ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। वक्त हुआ ज़्यादा है वेदर अपडेट्स का। मुल्क भर में सर्दी की आमद है। सुबह और रात के औकात मौसम में खुनकी बढ़ गई है, लेकिन बेहाल कराची वाले अब तक शदीद गर्मी में मुब्तला हैं। अलबत्ता समंदरी हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत औसतन 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम ज़रूर हुआ है, लेकिन दिन के औकात में गर्मी बरकरार है। दूसरी तरफ कल की तरह आज भी गिलगित, बल्तिस्तान और KPK के बलाई इलाकों में बुलंद बाला पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फबारी का इम्कान भी है। ताहम अहम शहरों के दर्जा हरारत जानते हैं। कराची में आप देख सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 34 डिग्रीज़ है और मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्रीज़ और हल्की फुल्की सी धुंध जो है वो दिखाई देती है, फॉगी सा नज़र आता है। उसके बाद चलते हैं हैदराबाद के जानिब। हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 22 और मैक्सिमम जो है वो 38 तक जाएगा। बात करते हैं मीरपुर ख़ास की। मीरपुर ख़ास में जो सूरज है वो आबोताब से निकला हुआ है। मिनिमम टेम्परेचर 22 और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 39 रहने का इम्कान। अब बात करते हैं नवाबशाह के बारे में। नवाबशाह आसमान साफ है, कम से कम दर्जे हरारत 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 38। लेकर चलते हैं आपको लाड़काना की जानिब। लाड़काना में भी क्लियर स्काई, कम से कम दर्जे हरारत 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 38।
चलिए चलते हैं गवादर की जानिब। गवादर में हल्के फुल्के बादल हैं, मौसम खुशगवार है, मिनिमम टेम्परेचर 24 और मैक्सिमम टेम्परेचर 30। और लेके चलते हैं आपको क्वेटा की जानिब। क्वेटा में सर्द हवाएं चल रही हैं, मतलब साफ है, कम से कम दर्जे हरारत 11 और मैक्सिमम टेम्परेचर 24 रहने का इम्कान। चलिए अब चलते हैं मुल्तान के जानिब। मुल्तान में भी बाय द वे स्मॉग मौजूद है, मास्क पहन के रखिए। मिनिमम टेम्परेचर 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 रहने का इम्कान। लाहौर में स्मॉग का राज है। आज आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर है। दर्जा हरारत मिनिमम 18 और मैक्सिमम टेम्परेचर 32 रहने का इम्कान। लेकर चलते हैं आपको फैसलाबाद की जानिब। फैसलाबाद में यहाँ पे भी स्मॉग छाई हुई है। दर्जा हरारत मिनिमम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 रहने का इम्कान। लेकर चलते हैं शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद की जानिब। इस्लामाबाद में 2 रोज़ बारिश के बाद मतलब साफ़ हो गया है। मिनिमम दर्जा हरारत 14 और मैक्सिमम जो है वो 29 रहने का इम्कान। फिर बात करते हैं मरी की। मरी में बारिश के बाद जो सर्दी है वो अपने ज़बरदस्त जोहर दिखा रही है। काफ़ी सर्दी हो गई है। दर्जा हरारत मिनिमम 3 पर आ गया है और मैक्सिमम 18 जाने का इम्कान। इंतहाई खुशगवार मौसम। पेशावर में भी बारिश के बाद मौसम हसीन हो गया है। दर्जे हरारत मिनिमम 15 और मैक्सिमम 31। लेकर चलते हैं अब आपको मुजफ्फराबाद के जाने। मुजफ्फराबाद में मतला साफ है, मिनिमम दर्जे हरारत 14 और मैक्सिमम 29। लेकर चलते हैं आपको स्कर्दू में फ़िलहाल मतला साफ है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। मिनिमम टेम्परेचर 5 और मैक्सिमम टेम्परेचर 14 रहने का इम्कान। तो ये था आज का वेदर अपडेट्स। अब चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से के जानिब। फैसल, ओवर टू यू। चलिए, मौसम का अहवाल तो आपने जान लिया, अब एक अहम मामले पे बात कर लेते हैं। कई माह गुजर गए हैं, अभी तक ताजिर दोस्त स्कीम पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका है। उसकी बहुत बड़ी वजह है ताजिरों का अदम एतमाद। ताजिर अब तक जो ताजिर दोस्त स्कीम है उसको ताजिर दुश्मन स्कीम करार दे रहे हैं। इसकी कई वजूहात हैं। जो मरकज़ी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान है, अगस्त में ही ताजिर दोस्त स्कीम को मुस्तरद कर चुकी थी और हुकूमत से इसे फौरी वापस लेने और बिजली के बिलों पर टैक्सेस खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया था, लेकिन फिल वक्त ऐसा नहीं हुआ। अब दूसरी साथ में इसकी खबर यह भी है कि FBI ने ताजिरों और दुकानदारों के रजिस्ट्रेशन में एक और तब्दीली कर दी है। सबसे पहले होलसेल मार्केट्स और पॉश इलाकों की मार्केट्स को टारगेट किया गया है। अब इस सबसे क्या फ़ायदा होगा और ये जो फुकदान है एतमाद का उसको कैसे बहाल किया जाएगा। FBI ताजिर दोस्त स्कीम के चीफ कोऑर्डिनेटर नईम मीर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले सवाल है ये नईम साहब कि ये जो ताजिर और ताजिर दोस्त ऐप, इसमें फुकदान है क्या? नहीं, कोई नहीं है इसमें। ये तो बहुत एक सहल और आसान तरीका है डिजिटल मैनर में अपने आप को रजिस्टर्ड करने का। कोई ख़र्चा नहीं है, कोई कंप्लायंस कॉस्ट नहीं है। बट सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि FBI पर शायद उस तरह एतमाद नहीं है और टैक्स देने की नीयत भी नहीं है। बात तो दो तरफा है ना, दोनों तरफ प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है। ओके, और अब बहुत से ताजिर जो हैं वो इसमें रजिस्टर नहीं कराना चाह रहे हैं, क्या उज़्र पेश करते हैं? आप तक कोई कंप्लेन पहुंची है उनकी? नहीं, ताजिर जो है वो जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे या फाइलर नहीं बनेंगे वो तो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं ना। आप देखें कि उनकी तमाम परचेजेस पर बतौर नॉन फाइलर अगर वो रहते हैं तो 2.5% का विद होल्डिंग टैक्स आयद कर दिया गया है। अब कहीं से भी वो सामान तिजारत खरीदेंगे तो वो तो टैक्स अदा करेंगे और बहुत ज़्यादा टैक्स अदा करेंगे। और इसी तरह उनकी जो प्रॉपर्टी की खरीद व फरोख्त है और गाड़ी और बैंक अकाउंट को चलाना और बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना, बैरून मुल्क सफ़र करना, ये तमाम चीज़ें जो है वो FBI इसको बहुत सख्ती के साथ कर रहा है। तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी ताजिरों के लिए सर्वाइव करना। ना वो कारोबार चला सकेंगे और ना वो FBI से बच सकेंगे। तो कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना है, ताजिर को तहफ़्फ़ुज़ देना है, तो उसका तो बेहतरीन तरीका ये है कि वो फाइलर बने और अपना टैक्स रिटर्न जमा कराएं। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ताजिरों के पास। वैसे नईम साहब, ये कैसे पॉसिबल है कि लाखों दुकानों का डाटा इकट्ठा हो जाए और ऐसे में जो है ताजिर को मानने के लिए ही तैयार ना हो? ऐसे कैसे पॉसिबल है? देखिए, बात ये है कि FBI जो है ये शुबा अदादो शुमार नहीं है या महकमा अदादो शुमार नहीं है जिसने नंबर्स गिनने हैं। FBI के काम के अंदर नंबर्स मैटर नहीं करते। FBI के काम के अंदर मैटर ये चीज़ करती है कि कहाँ पर टैक्स अवेड हुआ, किसने टैक्स अदा नहीं किया, किसने डॉज किया और कौन जो था जो अभी तक जो है वो टैक्स नेट से परे है, टैक्स अदा नहीं कर रहा। अगर
छोटे ताजर हैं, जो आम ताजर हैं, वो तादाद में हो सकता है बहुत ज़्यादा भी हो, लेकिन उनका बिजनेस वॉल्यूम और उनका आमदन का जो लेवल है वो उतना नहीं है कि उसको टैक्स इतना किया जाए, या वहाँ से इतना पोटेंशियल नहीं है कि वहाँ से टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए। और 13,000 अरब रुपए का जो टारगेट है वो ये छोटे छोटे दुकानों से कोई 1,000 रुपया या 100 रुपया महीना इकट्ठा करने से तो पूरा होने को रहा। तो खजाना भरना है तो हमें बड़े टैक्स एवेडर्स की तरफ जाना पड़ेगा, और वो लोग जो पूरे मुल्क के अंदर 5% है, और ये 5% लोग ही हैं जिनके इर्द गिर्द तमाम मुआशी सरगर्मियाँ घूमती हैं और ये तमाम ट्रांजैक्शंस करते हैं, और इन्हीं लोगों से टैक्स लेना है। उन लोगों से टैक्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि टैक्स के दायरे में ही नहीं आते, या जिनकी इनकम्स ही इतनी नहीं है, भले वो तादाद में बहुत ज़्यादा हो, उन्होंने कमर्शियल मीटर्स लगवाए हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनकी वहाँ पर उतनी इनकम भी होगी जिसको टैक्स दिया जाए। आपने टैक्स एवेजन की बात की, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये भी बात करना चाहूँगा नईम साहब कि हम बड़े सेक्टर्स की बात नहीं कर रहे जो टैक्स एवेडर्स हैं। जब हम ताजरों जो छोटे लेवल है उसकी बात करते हैं, एक अंदाजे के मुताबिक कितनी टैक्स एवेजन हो रही है फ़िलहाल? देखिए, ये जो होलसेल और रिटेल सेक्टर है, इसमें जो पोटेंशियल नज़र आता है वो तकरीबन कोई 1,000-1,200 अरब रुपए का टैक्स है जो यहाँ से इकट्ठा किया जा सकता है। और जो अभी तक जो टारगेट रखा गया था ताजर दो स्कीम में, वो तो 50 अरब रुपए का रखा गया था। लेकिन ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि असल में लोगों को रजिस्टर्ड करना जो है उसकी ये एक कैंपेन थी, और ताजर दो स्कीम में जब मार्केटों के विजिट हुए और उसमें 73-74 हज़ार लोगों को रजिस्टर्ड किया गया, तो जब FBI ने इन्फोर्समेंट की और कहा कि जी हम नॉन फाइलर्स पर ये कदगने लगाएंगे, तो आपने देखा कि लाखों लोगों ने तो रिटर्न जमा करवा दी। हमारी रिटर्न इतनी ज़्यादा तादाद में बढ़ गए हैं और कि मेरा ख्याल है कि ये माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो लाखों लोग जो हैं वो रिटर्न जमा करा रहे हैं, रजिस्टर्ड हो रहे हैं और आ गए हैं। तो ये तो ताजर दो स्कीम का जो मकसद था वो तो पूरा होता नजर आ रहा है कि लोग जो है वो इसके अंदर टैक्स नेट में आ रहे हैं और फिर वो टैक्स भी देंगे। जाहिर है जब उनकी टर्नओवर जो है वो अनर हो जाएगी। और चूंकि FBI इस वक्त जो है ना वो एक जिस प्लान पे चल रहा है, वो FBI का प्लान जो है प्लान वो रवायती हथकंडे नहीं है जो माजी में अपनाए जाते थे। FBI इस वक्त बड़ा टू द पॉइंट चल रहा है, टारगेटेड ऑपरेशन कर रहा है, डेटे का एनालिसिस कर रहा है। FBI जो है वो AI से मदद ले रहा है। FBI जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ चुका है। तो FBI जो है वो जदीद तरीकेकार को इख्तियार किए हुए है, और चूंकि FBI के पास तमाम लोगों का रिकॉर्ड मौजूद है, जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीदी, जिन्होंने गाड़ियां नईम साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और देखते हैं कि अब उस जो ऐप है उसका क्या होता है, उससे लोग जाके रजिस्टर करते हैं नहीं करते। आज के शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखूँगा। तब तक मैं इनसे गाना सुन लेता हूँ, उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे अपना ख्याल रखना पड़ेगा नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।